छात्र ने लिखी हुई किताब है और जिसका विमोचन हो रहा है, मतलब मेरे लिए तो। और यहाँ युवाओं की संख्या भी काफी दिख रही है और इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ने किताब लिखने का जो भी उद्देश्य होगा, युवाओं से युवा प्रेरणा लेंगे तो निश्चित रूप से आप दोनों की जो मेहनत है वो सफल होगी। पढ़ते समय भी किताब लिखी जा सकती है, यहाँ आपने मार्ग दिखाया है और इसलिए बाकी छात्र भी शायद इस पर प्रयास करेंगे, इतना मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। जिस प्रकार से विषय चुना है, आदरणीय राम बहादुर राय जी के मार्गदर्शन में जो किताब लिखी है और जो भी उसके 4 खंड है, मैं जब किताब को पढ़ रहा था तो मैंने किताब को देखा कि जिस प्रकार से इन 4 खंडों में जो है विषय इन्होंने उठाने का प्रयास किया है, तो 10 वर्ष के संविधान की यात्रा पर उन्होंने विषय लिखा। मुझे लगता है कि जैसे हीरे के कई सारे पहलू होते हैं, उसमें से ही एक पहलू पर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय पर उसकी प्रासंगिकता है, ऐसे पहलू पर कुछ किताब लिखने का मानस, हिम्मत इन्होंने की, इसलिए इन दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। सच में जिस प्रकार से इन्होंने किताब में लिखा कि बांग्लादेश का विषय होगा, कि 7 दशकों से उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं 7 साल 8 साल वहां रहा नॉर्थ ईस्ट में। भारत बांग्लादेश बनने के बाद में जिस प्रकार के एन्क्लेव्स बने हुए थे और वो एन्क्लेव्स के कारण जो समाधान शायद सरकार ने उस समय नहीं निकाला था और जिसके कारण हम 70 साल में यदि घुसपैठ को यदि हम भुगत रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो जो एन्क्लेव्स बने थे जिस पर बॉर्डर सीधी बॉर्डर करके फेंसिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बांग्लादेश भारत बॉर्डर ही ना बन रहा, या जो बॉर्डर बनी थी उस किस प्रकार की एन्क्लेव्स बीच बीच में आए थे, उसको यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज होने के लिए ये एन्क्लेव्स बहुत बड़ी मात्रा में साधन रास्ता बनते थे। लेकिन सरकार ने आते ही तुरंत इन एन्क्लेव्स को सीधी लाइन करके बॉर्डर सीधी की और फेंसिंग पूरी तरीके से फेंसिंग की गई। बांग्लादेश घुसपैठ बहुत बड़ी मात्रा में इसको रोकने का प्रयास सरकार ने किया और सरकार यशस्वी भी हुई। लेकिन एक निर्णय जो होता है वो निर्णय कितना कारगर होता है देश की सुरक्षा के लिए, तो मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे उदाहरण इनके किताब में भी इन्होंने दिए। जम्मू कश्मीर के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर का विलय होना और जम्मू कश्मीर के विलय में जिस प्रकार से देरी हुई, विलय के बाद में भी जिस प्रकार से निर्णय ले जाने चाहिए थे, उसके कारण भी किस प्रकार की स्थितियां बिगड़ती गई, ये भी प्रत्यक्ष आंखों से हमने देखी है। और इसलिए कश्मीर का विषय होगा, बांग्लादेश का विषय होगा, या नए कानूनों की बात होगी, या उपनिवेशीकरण की बात है, इसका जो प्रभाव था इन सारे विषयों के बारे में इन दोनों भाइयों ने बहुत विस्तार से अनुभवों के साथ, प्रसंगों के साथ इसमें लिखने का प्रयास किया है। मुझे याद है कि जिस समय मैं जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में दोनों जगह मेरा रहने का सौभाग्य मुझे मिला संगठन के कारण, जम्मू कश्मीर में जिस दिन मैं पहली बार श्रीनगर के बस स्टैंड पर उतरा, तब वहां पर एक बस कंडक्टर जो है वो मुजफ्फराबाद जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो मैं बस से नीचे उतरते ही मैंने कहा वाघा बॉर्डर पर तो बात शुरू हुई है, जानते हैं, लेकिन यहां से मुजफ्फराबाद कहां बस शुरू हुई है? लेकिन वो मुजफ्फराबाद कोई है क्या, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो बस के पीछे से एक आर्मी का जवान निकला, अपने पेट्रोलिंग में कर रहा होगा। जैसे वो जवान सामने आया, ये जो मुजफ्फराबाद चिल्ला रहा था, ये तुरंत अनंतनाग चिल्लाना शुरू कर दिया। तो एक सैनिक के सामने आते ही जैसे मुजफ्फराबाद जाने वाली बस अनंतनाग चली जाती है, तो आप समझ जाइए कि सेना के जवानों ने और सर्जिकल स्ट्राइक से क्या क्या देश के जवानों का मानस बढ़ा या देश की जनता का मानस बदला है, ये समझने की आवश्यकता है।
ऐसे कई उदाहरण आप लोगों को दिखेंगे। बहुत आसानी से हम भारत के नक्शे को, जिसमें 74,000 स्क्वायर किलोमीटर ये पाकिस्तान के पास अपनी जमीन है और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर ये चाइना के पास अक्साई चीन नाम से हमारी जमीन है। कितने साल लग गए कि इन दोनों हिस्सों को भारत में लाने के लिए कम से कम पहले उस पर कब्जा तो हमारा बताना चाहिए, और ये हिस्सा भारत का है, इसको कहीं ना कहीं चिन्हित करना चाहिए। भारत ने 370 हटाकर 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जैसे ये यूनियन टेरिटरी बनती है, नक्शे में ये सारा हिस्सा हमारे साथ आ गया। मानसिकता का फर्क है, मानस का फर्क है कि आप किन चीजों को कैसे देखते हैं। जब अटल जी लिखते हैं कि दीन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः खंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, उस स्वर्णिम दिवस के लिए कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें न खो जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। यह केवल पंक्तियां अटल जी की थी ऐसा नहीं है, लेकिन उन सारे विचारों को लेकर जो आगे बढ़ते हैं और एक सक्षम नेतृत्व जब भारत को मिलता है तो यह भी सोचता है कि किस दिन पीओके में रात में सोने वाला व्यक्ति रात को सोते समय तो पीओके का व्यक्ति करके सोएगा, लेकिन जिस दिन सवेरा होगा शायद फिर से एक बार देखेगा कि मैं फिर से भारत का नागरिक हो गया हूं। यह मानसिकता और यह बदलाव होने के लिए ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। कैसे मानस का फर्क है, मैं आपको और 1-2 उदाहरण बताता हूं। मैं 8 साल नॉर्थ ईस्ट में रहा, तो जब मैं अरुणाचल के बॉर्डर पर जब जाता था, वहां पर डांग नाम का एक जिला है कि जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है। वहां ईटानगर से वहां तक जाने के लिए 3 दिन लगते थे बाय रोड। अब सड़क न बनाने का कारण क्या है, तो उसके पीछे एक लॉजिक दिया जाता था कि नहीं, यदि चाइना के पास के बॉर्डर के सड़क यदि हमने बना दी तो चाइना जल्दी प्रवेश कर जाएगा। लेकिन आज मानस क्या है, आज मानस ये है कि चाइना पहले अंदर नहीं आएगा, हम पहले चाइना के अंदर प्रवेश करेंगे और अपने कब्जों पर जमीन का कब्जा करेंगे। और इसलिए आज बॉर्डर तक सड़क है, आज बॉर्डर तक सेना सारी खड़ी हुई है। इतना ही नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक करके हम अपना हिसाब भी चुकता कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मानसिकता का अंतर है। चाइना अंदर प्रवेश कर जाएगी इसलिए सड़क नहीं बनाना, और चाइना में अंदर घुसना है इसलिए सड़क बॉर्डर तक जानी चाहिए। इसका अंतर इतना है कि आज हमारे सेना के जवान, मैं जब सेना के जवानों को देखता था कि 120 किलोमीटर चलने के लिए सिलचर से यदि मणिपुर उनको जाना है तो 120 किलोमीटर चलने के लिए उनको 22-22 घंटे लगते थे। सेना के जवान तो ट्रक में बैठ के जाते थे सारे। किस स्थिति में जाते होंगे आप समझने का प्रयास करिए। लेकिन उसी जगह पर आज केवल 8 घंटे में 120 किलोमीटर का रास्ता साफ होता है। और इसलिए ये जो मानसिकता बदली है, इस मानसिकता का भी शायद परिणाम जो भी है कि हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। इस मानसिकता के कारण जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, क्या अंग्रेज जाने के बाद में तुरंत इन कानूनों में बदलाव आना चाहिए, यह मानसिकता क्यों नहीं बनी? आखिर स्वतंत्र देश में, जिसको स्वतंत्र हम कहते हैं, कि हमारा खुद का तंत्र होना चाहिए था, जिसके आधार पर इन कानूनों में बदलाव आना चाहिए था। शिवाजी महाराज जी जब हिंदवी स्वराज्य की उन्होंने स्थापना की, तो जब राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के तुरंत दूसरे दिन उन्होंने अष्टरत्न की स्थापना की। सचिव, प्रधानमंत्री, ये सब कुछ बनाए और अपना तंत्र बनाया, अपना शासन, अपना तंत्र बनाया। और इस तरीके से आज हमको 60 साल इन कानूनों को बदलने के लिए क्यों लग गए, यह एक सवाल सामान्य व्यक्ति के मन में है। और देर क्यों ना हो, लेकिन एक सक्षम राजनीतिक नेतृत्व जब देश को मिला तो निश्चित रूप से यह बदलाव भी आ गया। और तीनों कानूनों में जो बदलाव लाए गए हैं, यह निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर कदम साबित होगा, इस प्रकार से हमको लगता है। संविधान की यात्रा की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि संविधान की यात्रा, हम भले 1950 से संविधान बना,
देश के एक प्रबुद्ध 318 संविधान सभा के जो लोग थे, 318 लोगों ने मिलकर यह पूरा संविधान 2-2.5 वर्षों में लिखा, इसको लागू किया गया। लेकिन 1950 से ही संविधान बना, उसकी यात्रा शुरू हुई क्या? तो आप संविधान के प्रियम्बल के एक एक शब्द को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान में आएगा कि नंदलाल बोस जी ने जो चित्र संविधान के अंदर लिखे थे या चित्र निकाले थे, उन चित्रों को यदि आप देखेंगे तो भारतीय न्याय शास्त्र की झलक उसमें दिखती है, भारत के मूल्यों की उसमें झलक है, भारतीयता उसमें दिखती है, भारत के विचारों को दिखते हैं, भारत का इतिहास वहां पर दिखाया जा रहा है। तो ऐसे सारे चीजों को संविधान में प्रियम्बल में लिखा गया, डाला गया है। और इसलिए संविधान की यात्रा 1950 से शुरू नहीं हुई है। संविधान बनाने वालों ने, सब लोगों ने मिलकर भारत की आत्मा को इस संविधान में डाला है और इसलिए यात्रा इसकी बहुत पुरानी है। मैं केवल एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाला एक वाक्य उसमें प्रियम्बल में। क्या देश की सुरक्षा के लिए कितने लोगों ने प्राणों का बलिदान दिया? एक एक इंच भूमि के लिए लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और इसलिए संविधान में जो लाइन लिखी गई है, मैं आपको केवल एक उदाहरण उसका बता रहा हूं। ऐसे यदि व्याख्या की जाए तो ऐसे प्रियम्बल हो या संविधान के विषयों पर बहुत बड़ी बड़ी विस्तार से चर्चा हो सकती है। मैं केवल आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो वहां पर एक हॉस्पिटल में हम ब्लड देने के लिए वहां पहुंचे और वहां पर सतीश नाम का एक फर्स्ट ईयर पढ़ने वाला लड़का, उसको वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वो विलेज डिफेंस कमेटी, अपनी ग्राम सुरक्षा के लिए वहां पर समितियां बनी थी और उस विलेज डिफेंस कमेटी में वो सतीश काम करता था। उस पर ऊपर कई आतंकवादियों को मारने का भी इनाम था। आतंकवादियों ने एक बार उसको जंगल में वहां पर घेर लिया, डोडा गंदो नाम का एक एरिया वहां पर, और बुरी तरीके से उसके हाथ को छलनी हो गया। लेकिन हाथ को छलनी हुआ है तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वो पत्थर के पीछे छुपकर पाव से गोलियों की आवाज लगातार करता रहा, फायरिंग करता रहा। आसपास में आर्मी का कैंप था, आर्मी के लोग उसको बचाने के लिए आ गए, वो बच गया, हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने उसको कहा कि तुम अब वापस जाओगे तो तुमको तो लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम शहर में शिफ्ट हो जाओ कुछ दिनों के लिए। तो वो क्या बोलता है पता है? फर्स्ट ईयर पढ़ने वाला लड़का जो गंदों में कई अंदर जिले में अंदर रहता है, बोलता है कि भैया वहां हमारी जमीन है। छोटे से गांव में 10-12 घर है, आतंकवादियों आस पास पूरे एरिया से घेरा हुआ है, लेकिन बोलता है कि हमारा जमीन है, हमारा घर वहां पर है। और बोलते ऐसे उंगलियां हिलाकर बोला कि ये 2 उंगलियां चल रही ना, अब उनकी खैर नहीं है। एक दूर दराज में रहने वाले सतीश नाम के लड़के का भी एक जज्बा है कि भारत की इंच भर जमीन भी हम किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। संविधान की इस लाइन को यथार्थ में बदलने के लिए ऐसे लोग लगातार जीवन में काम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और इसीलिए मैं फिर से एक बार ऋषि और प्रिंस को, दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छे विषय को उन लोगों ने युवाओं के